Hello everyone. In the last video we were discussing about mechanism of enzymatic action. In this video we will discuss about inhibition of enzyme activity. एंजाइमेटिक एक्टिविटी किस तरीके से किस चीज़ से इनहिबिट होती है, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को किस तरीके से इनहिबिट किया जा सकता है, विल डिस्कस अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट. कोई भी वो सब्सटेंस जो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को डिमिनिश करता है, उसको हम इनहिबिटर कहते हैं. जो उसके रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन करता है, इनहिबिट करता है, उसको हम इनहिबिटर कहते हैं. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं वो बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ वाई नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम के साथ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाइंडिंग करते हैं. और अगर हम इस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का डाइल्यूशन करते हैं तो जो रिवर्सिबिलिटी है, जो एंजाइम है, वो हमें रीगेन हो जाता है. मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो अगेन हमारे पास आ जाती है. इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं एंजाइम को और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रीगेन नहीं किया जा सकता. अगर हम एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को डाइल्यूट करते हैं, उस कंडीशन में भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है उससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है. कुछ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप एंजाइम का जो होता है उसके साथ. जैसे न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट जो होता है इनहिबिटर्स का, सर्टेन इंसेक्टिसाइड्स, कुछ इंसेक्टिसाइड्स के पास जो न्यूरोटॉक्सिन होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो इरिवर्सिबल बाइंडिंग कॉज करता है. जैसे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर अफेक्ट करता है. जो मोस्ट दो कॉमन एनकाउंटर टाइप हैं इनहिबिटर्स की, वो होते हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? तो वो इनहिबिटर्स जो बाइंड करते हैं रिवर्सिबली, एंजाइम के साथ रिवर्सिबली बाइंड करते हैं. मतलब सेम साइट के ऊपर बाइंडिंग होती है. एक बाइंडिंग साइट के लिए कंपटीशन होता है इनहिबिटर के अंदर और सबस्ट्रेट के अंदर. तो इस तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. अब इन जो इनहिबिटर्स है उनका अफेक्ट क्या होगा वीमैक्स के ऊपर. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो इफेक्ट होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं. तो जैसे ही हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इनहिबिटर का अमाउंट कम होगा और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग टेंडेंसी जो है एंजाइम के साथ वो इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए सफिशिएंट सबस्ट्रेट जो है सब एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और वेलोसिटी रीच करेगी वीमैक्स के ऊपर. कुछ टाइम लगेगा अगर हम इनहिबिटर की एब्सेंस की बात करें और इनहिबिटर की प्रेजेंस की बात करें तो उस कंडीशन में. केएम के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है? तो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है इंक्रीज करता है केएम को किसी भी गिवन सबस्ट्रेट के लिए. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है उसको ज़्यादा सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है हाफ ऑफ वीमैक्स गेन करने के लिए. और हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हाफ ऑफ वीमैक्स जो है उसको हम कहते हैं केएम, माइकलिस मेंशन कांस्टेंट. So, inhibition of alcohol dehydrogenase by ethanol in the methanol poisoning एक एग्जाम्पल है इसका. उसके अलावा सल्फा ड्रग फॉर द एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया एंड इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट एंड ऑक्जेलो एसिटेट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो बाइंडिंग साइट के लिए कंपटीशन करता है सबस्ट्रेट के साथ. और जब ये कंपटीशन करता है तो उस कंपटीशन के रिजल्टेंट में हमें मिलता है कि वीमैक्स जो है वो रिवर्सिबल रीगेन कर सकते हैं हम, और केएम जो है उसका अमाउंट, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये था सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज. ये सक्सेनिक एसिड सबस्ट्रेट जो था वो इसके साथ बाइंड करता है. ये था सक्सेनिक एसिड जो सबस्ट्रेट है जो इस एंजाइम के साथ बाइंड करने वाला है. लेकिन ये जो है वो मैलोनिक एसिड है. इसका स्ट्रक्चर समवट सक्सेनिक एसिड जैसा है और ये इसकी बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है. जैसे ही ये इनहिबिटर इसकी बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा तो ये जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा टाइम अब इसके साथ और बाइंड अप नहीं कर सकता है. आगे आता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरियल पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकने के लिए. जैसे
जितनी भी सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स रिक्वायर करती है फॉलिक एसिड, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड होती है। फॉलिक एसिड जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, आइदर बाय द डिफ्यूजन और बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसीलिए बैक्टीरिया के पास फॉलिक एसिड फॉर्मिंग पी अमीनो बेंजोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। सल्फा ड्रग्स जो है वो इनिबिट करती है, कंपीट करती है विद द सबस्ट्रेट पी अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा के साथ वो कॉम्पीट करती है। पी अमीनो बेंजोइक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड। और अगर हम सल्फा ड्रग्स यूज करते हैं तो सल्फर ड्रग्स करती हैं इसकी बाइंडिंग साइट के साथ जो है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट के साथ कंपटीशन करती है, और इस तरीके से बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड अवेलेबल नहीं होता और उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये जो बाइंडिंग है इनिबिटर की एंजाइम के साथ वो प्रिवेंट करती है फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को, और इसी तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसको प्रिवेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सल्फोनामाइड्स और पाबा दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम सा है, और इस तरीके से ये जो है वो रिएक्शन को इनिबिट करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। बात आती है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स कौन से होते हैं। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स जो हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं उनके इफेक्ट से, वीमेक्स के ऊपर उनका इफेक्ट किस तरीके से होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स वो होते हैं जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट के साथ कंपटीशन नहीं करते, बल्कि वो सबस्ट्रेट के अलावा किसी और साइट के ऊपर बाइंड अप करते हैं। उनकी बाइंडिंग साइट एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट से अलग होती है। इसीलिए जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं वो फ्री एंजाइम के साथ या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर सकते हैं, और दोनों कंडीशन में जब वो बाइंड करते हैं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हो रही है उसको इनहिबिट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब इनका वीमेक्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तब भी, क्योंकि यहाँ पर उनकी बाइंडिंग साइट्स जो है वो अलग अलग हैं। इसीलिए यहाँ पर वीमेक्स के ऊपर जो है डिक्रीज होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के केस में वीमेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखते हैं इफेक्ट ऑन केएम। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स जो है वो बाइंडिंग साइट के साथ इंटरफेरेंस नहीं करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट के साथ इंटरफेरेंस नहीं करता है। इसीलिए एंजाइम जो है उसकी केएम वैल्यू वही की वही रहेगी, सेम रहेगी, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर और इन द एब्सेंस ऑफ इनिबिटर। लाइक द साइनाइड जो है वो किल करता है एनिमल्स को बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है उसको इनहिबिट करके जो साइनाइड है वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है उसको इनहिबिट करता है। अब बात आती है कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन ये क्या होता है। तो activities of same enzyme, particularly those which form a part or chain or reaction, are regulated internally. एंजाइम्स के द्वारा परफॉर्म करने वाली वो रिएक्शन जो चेन रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर वो इंटरनली रेगुलेट की जाती हैं। सम स्पेसिफिक लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस लाइक such the product of the another enzyme further in the chain act as the inhibitor। जैसे यहाँ पर देखो जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो एटीपी को यूज करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन राइज अप करती है तो ये खुद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के प्रोसेस को इनहिबिट करता है, और इस तरीके से जो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को इनहिबिट करने का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज जो है वो चेंज करता है ग्लूकोज, अभी हमने बताया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर। डिक्लाइन इन द एंजाइम एक्शन बाय द एलोस्टेरिक इफेक्ट द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर खुद के इस प्रोसेस को इनहिबिट करती है। इस तरीके से जो इनहिबिशन होता है उसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है कि एंजाइम जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसको एक्टिवेट करने के लिए एडीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसको इनहिबिट करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। सो जैसे ही एडीपी का कंसंट्रेशन राइज अप करेगा तो एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन एटीपी का अमाउंट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल है थ्रियोनिन डीएमिनेज जो है वो डीएक्टिवेट होता है आइसोल्यूसिन से।
आइसोल्यूसिन एक अमाइनो एसिड है और ये जो है फॉर्म किया जाता है बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर 5 स्टेप रिएक्शंस जो है थ्रियोनिन फॉर्म करती है वहाँ पर। आइसोल्यूसिन जो है वो एक्यूमुलेट करता है थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा, और इसका प्रोडक्शन जो है अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा इसका अमाउंट बन जाता है तो ये खुद की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।